दिल्ली में अर्श से फर्श पर आ चुकी आम आदमी पार्टी अब हार पर अपना मंथन कर रही है, वजह जानने की कोशिश कर रही है। आखिर कैसे इस चुनाव में पार्टी को इतना बड़ा डेंट लगा, आखिर कौन से वो मुद्दे थे जिसकी वजह से पार्टी को इस हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल उन वजहों को जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के वक्त LG-VK सक्सेना ने आतिशी को जो मंत्र दिया वो अरविंद केजरीवाल के लिए किसी सीख से कम नहीं है। क्योंकि जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को 2020 के चुनाव में बम्पर जीत मिली, वही मुद्दा 2025 में उनके लिए हार की सबसे बड़ी वजह है और उसी का जिक्र LG-VK सक्सेना ने इस्तीफे के वक्त किया। सूत्रों के मुताबिक LG ने कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है, यमुना के लिए कदम उठाने चाहिए थे। वायु प्रदूषण पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हुए, वायु प्रदूषण के लिए भी कदम नहीं उठाए गए। दावा है कि जिस वक्त आतिशी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए पहुंची थी, उसी वक्त LG से उनकी यमुना के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि आतिशी की तरफ से यमुना के मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं आया, मानो LG की टिप्पणी जले पर नमक जैसी हो। लेकिन अब आप लोग वाकई में महसूस करेंगे, कुछ ही महीनों के बाद शुरू हो जाएगा कि आप लोग की एक सुंदर राजधानी कैसे होनी थी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। Atishi was working very hard as a chief minister, and while handling the dual responsibility of the chief minister, senior leader in Aam Aadmi Party, she was also contesting a very tough election with. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े योद्धा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। हालांकि जिस तरह उन्होंने अपनी जीत पर जश्न मनाया, सवाल उस पर भी उठे। जश्न की तस्वीर को केजरीवाल के जख्म से जोड़ा गया और पार्टी के अंदर खटपट को भी देश के सामने लाने की कोशिश हुई। दिल्ली में 11 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की करारी हार का असर न सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि पंजाब की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रहेगी। अब पार्टी को इस बात की आशंका सताने लगी है कि दिल्ली में हार की वजह से पंजाब में बड़ी टूट हो सकती है और इस टूट के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार होगी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के खेमे में भी अब हलचल शुरू हो गई। और टूट की भनक लगते ही अरविंद केजरीवाल अलर्ट हो चुके हैं। सीएम भगवंत मान के साथ तमाम विधायकों को दिल्ली तलब किया गया, जिनके पास 24 घंटे का वक्त है। ये हलचल दिल्ली में हार के बाद शुरू हुई है। पंजाब के आप विधायक कल दिल्ली आएंगे, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल राजनीति एक ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं उठता, तो दिल्ली में आपकी हार के बाद पंजाब में पार्टी टूट जाए तो इसमें किसी को कोई बड़ी हैरत नहीं होगी, क्योंकि पंजाब में पार्टी को बचाने की कवायद अब शुरू हो गई है और इसके लिए बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आपके सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। सभी के टच में है, जो ठीक है मेजोरिटी जो उस टाइम गई वो कांग्रेस के इन टच पर है, तो हमारे साथ सभी इन टच में है। तो उनसे बात जब करते हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, तो वो कहते हैं कि क्या बनेगा, कैसे करेंगे। पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं, जो कंट्रोल नहीं कर सकता, जो किसी को मिलता नहीं, तो जो कहते हैं ना कि पंजाब में भी इसी तरीके के हालात हैं और मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली को डुबोया है, अब पंजाब की बारी है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में हारने के तुरंत बाद पंजाब में नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कम से कम 20 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिसकी भनक लगते ही अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार बचाने के लिए अलर्ट हैं। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल से सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग भी मजे ले रहे हैं। सुकेश ने तिहाड़ से केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें हार पर बधाई देते हुए तंज कसा है। सुकेश ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अपनी भविष्यवाणी याद दिलाई, बल्कि राजनीति से भी संन्यास लेने की सलाह दी। उसने लिखा, सबसे पहले मैं आपको मनीष जी और सत्येंद्र जी को अपनी सीटें हारने के लिए बधाई देता हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कट्टर भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। केजरीवाल जी, अगर आपके पास मेरे पिछले पत्र सुरक्षित हैं, तो कृपया वे पत्र देखें जो मैंने 3, 6, 8 महीने पहले लिखे थे। मैंने आपको चुनौती दी थी कि आप अपनी सीट हार जाएंगे और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। केजरीवाल जी, आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है, यानी अब ठग भी केजरीवाल से मजे ले रहे हैं। पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर वसूली और अरविंद केजरीवाल पर चंदे को लेकर कई आरोप लगा चुके सुकेश ने आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में भी हार की भविष्यवाणी की और केजरीवाल को संन्यास लेने की सलाह दी। उसने लिखा, अब केजरीवाल जी, आप और आपके साथियों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार पंजाब से भी आपका सफाया हो जाएगा। सुकेश के इस लेटर पर केजरीवाल के विरोधी भी मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं अब केजरीवाल को महाठग सुकेश की सलाह माननी चाहिए।
दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। वजह है बीजेपी का सरप्राइज सीएम स्टाइल। जी हां, हाल ही के कुछ सालों में अगर हम नजर डालें तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चौंकाया ही है। जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में बम्पर बहुमत के बाद भी पार्टी ने एकदम नए चेहरों पर दांव लगाया, जिनका अनुमान तक कोई नहीं लगा पाया था। हालांकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया, तो उसकी वजह दोनों सीएम की जनता में लोकप्रियता और नतीजों के पीछे उनका क्रेज रहा। अब जहां तक दिल्ली की बात है तो यहां जो नाम पहले से चर्चा में है उन्हीं को मौका मिलेगा या फिर आरएसएस के किसी करीबी को दिल्ली में मौका मिलेगा, यही सवाल बड़ा। क्योंकि बीजेपी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को रीड करने पर एक ही नतीजा सामने आता है और वो है सीएम पर सरप्राइज। लेकिन सवाल ये कि दिल्ली में अगर नए चेहरे और आरएसएस के करीबी का कॉम्बिनेशन देखें तो कुछ ही नाम सामने आते हैं। आरएसएस फैक्टर, जाट फैक्टर, पूर्वांचली समीकरण, सिख फैक्टर, क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जो दिल्ली में ऐतिहासिक विजय का जरिया बने। लेकिन एक साथ दो कॉम्बिनेशन को साधने वाला नया चेहरा अगर बीजेपी पेश करे तब भी हैरान मत हो जाना। जैसे कि अजय महावर वो नाम है जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, पूर्वांचली समाज के बड़े नेता हैं, दूसरी बार जीते हैं, 5 साल तक दिल्ली विधानसभा में चीफ व्हिप रहे, यानी संघ के साथ संगठन और पार्टी के साथ पूर्वांचल फैक्टर को साधते हैं। लेकिन सिख फैक्टर की बात करें तो शकूर बस्ती से विधायक करनैल सिंह, राजौरी गार्डन से जीते मजिंदर सिंह सिरसा और जनकपुरी से आशीष सूद अच्छे दावेदार हैं। इन नामों के अलावा भी कुछ सिख चेहरों पर आला कमान की नजर है, क्योंकि सिख फैक्टर के जरिए बीजेपी पंजाब को साध सकती है। हालांकि बीजेपी की सीएम चुनने की स्ट्रेटेजी हमेशा सरप्राइजिंग ही रही है। सीएम चेहरे पर अंतिम फैसला मोदी शाह का ही होगा। आमतौर पर चुनाव के करीब 10 दिन बाद सीएम का ऐलान हुआ है और सीएम फेस के चुनाव के जरिए जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया। यानी इस बार दिल्ली वालों को सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि 1993 की तरह 5 साल में 3 सीएम बदलने पड़े। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की रेस के साथ साथ विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके लिए भी बीजेपी में कई नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से विधायक बने मोहन सिंह बिष्ट का नाम सबसे आगे चल रहा है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर बना सकती है। मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से सिटिंग विधायक थे, लेकिन पार्टी के कहने पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़े और मुस्लिम बहुल इलाके में बड़ी जीत दर्ज की। मोहन सिंह बिष्ट लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं। ऐसे में वरिष्ठ विधायक होने के नाते स्पीकर पद की दौड़ में वो सबसे आगे चल रहे हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्तफाबाद में रैली की थी और कहा था कि जीतने पर बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हमारा डिसिप्लिन वर्कर पार्टी ने सिटिंग सीट छोड़कर यहाँ आने का कहा। मेरे फोन पर बात की, विजय गोयल जी से बात कराई, 1 मिनट में हाँ बोलकर आपकी सेवा के लिए आया है। आप सभी लोग इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोहन सिंह बिष्ट पहली बार 1998 में विधायक बने थे। उसके बाद 2003, 2008, 2013 और 2020 में लगातार विधायक चुने गए थे और इस बार बीजेपी ने उन्हें करावल नगर विधानसभा से मुस्तफाबाद शिफ्ट किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी है और इस हार के बाद अब दिल्ली एमसीडी पर भी खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के 11 पार्षद विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, जिसके बाद उनकी सीटों पर अब उपचुनाव होगा। ऐसे में बीजेपी नगर निगम उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने में अगर कामयाब रहती है तो आपके हाथों से दिल्ली विधानसभा के बाद अब दिल्ली की एमसीडी भी निकल सकती है। और 1998 के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने दिल्ली में डबल इंजन सरकार तो बना ली है। उसका असली मिशन दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का है। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होते ही आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के नगर निगम पर अपने वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही नगर निगम के समीकरण भी बदल गए हैं और सूत्रों के मुताबिक 2 महीने बाद राजधानी में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जिसके लिए बीजेपी बिना जोड़ तोड़ के ही अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर के चुनाव में बाजी मार सकती है। दरअसल दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 250 है। इसके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायक मेयर के लिए वोट डालते हैं। अभी की संख्या के हिसाब से बीजेपी के 120 पार्षद हैं। 8 पार्षद विधायक बन गए, जिसके बाद बीजेपी के 112 पार्षद ही बचे,
जबकि आम आदमी पार्टी के 121 पार्षद हैं, जिनके 3 पार्षद विधायक बन गए। अब आप पार्षदों की कुल संख्या 118 हो गई। लेकिन अगर बीजेपी के 112 पार्षद और 13 विधायक के साथ 7 लोकसभा सांसद मिलकर वोट करेंगे तो उनकी संख्या 132 पहुंच जाएगी। जबकि आम आदमी पार्टी के 118 पार्षद, 1 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद मिलकर वोट करते हैं तो आंकड़ा 122 तक ही पहुंचेगा। और इसमें अगर 8 कांग्रेस के पार्षद भी जोड़ दें तो भी ये आंकड़ा 130 तक ही पहुंचेगा। लेकिन इसके पहले जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इसके लिए आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर भी संशय की स्थिति है। ऐसे में अगर बीजेपी एमसीडी में भी बाजी मार लेती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दिल्ली में योगी मॉडल का ट्रेलर अब दिखाई देने लगा है। शुरुआत मुस्तफाबाद से हुई, जहां के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने ऐलान कर दिया कि मुस्तफाबाद में बुलडोजर की दहाड़ अब जल्दी सुनाई देगी, चाहे फिर वो अतिक्रमण हो या सड़क पर कब्जा हो। बुलडोजर की जद में मुस्तफाबाद का एक अतिक्रमण आने वाला है। लेकिन बात सिर्फ अतिक्रमण तक ही नहीं रुकी, बल्कि मोहन सिंह बिष्ट ने योगी मॉडल पर मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान भी कर दिया। यानी नई सरकार बनते ही दिल्ली में योगी मॉडल की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। फायर ब्रांड योगी को यूं ही हिंदुत्व का पोस्टर बॉय नहीं कहा जाता। बाबा जलवा उनके स्टाइल से बना है, वो स्टाइल जो यूपी में योगी मॉडल बना और एमपी से राजस्थान तक जिसकी छाप दिखाई दी। अब उसी योगी मॉडल की मांग दिल्ली में भी तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक योगी मॉडल को लागू करने को बेताब नजर आ रहे हैं। बड़ा ही देखने को मिल रहा है कि नाम बदलने की आप बात कर रहे हैं। आखिर में क्यों मुस्तफाबाद से इतनी दिक्कत क्यों? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं मुस्तफा का भी सम्मान करता हूँ, मैं भोले बाबा के शिव बिहार का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन एक और 58% है, एक और 42% है। मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि 58% लोगों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए विधानसभा का नाम बदलेगा, शिवपुरी या शिव बिहार रखा जाएगा। यानी जिस तरह योगी ने शहरों के नाम बदलकर हिंदुओं के मान सम्मान से इससे जोड़ा, जिस स्टाइल को अब एमपी में मोहन यादव कॉपी कर रहे हैं, दिल्ली वाले मोहन बिष्ट भी उसी स्टाइल के दीवाने हैं। वो मुस्तफाबाद में बुलडोजर चलाने का भी ऐलान कर चुके हैं। शिव बिहार तिराई से लेकर के और ब्रिजपुरी तक उस रोड की क्या स्थिति है मैं जानता हूँ। निश्चित रूप से उसको हम उसको चौड़ा करेंगे, रोड को वहाँ चौड़ा करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे ना, गवर्नमेंट से एक्वायर करने को करेंगे ना। क्यों नहीं हो सकता? यदि मैं करावल नगर रोड को 30 या 35 फीट से 80-82 फीट चौड़ा कर सकता हूँ तो उसको मैं क्यों नहीं कर सकता? वो काम मैं करूँगा। बुलडोजर करवाई देखेंगे। बुलडोजर तो आने वाला समय बताएगा, निश्चित रूप से करेंगे। यानी फायर ब्रांड योगी का स्टाइल अब देश की राजधानी में लागू होने वाला है। योगी के यूपी मॉडल की झलक देखने के लिए दिल्ली वाले सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो हैरान मत होइएगा अगर आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे। और शायद यही वजह है कि दिल्ली में बुलडोजर की दहाड़ से पहले ही मुसलमान जो है वो टेंशन में नजर आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने योगी मॉडल की बात सुनकर बीजेपी के घमंड को चकनाचूर करने वाली धमकी तक दे डाली। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे और अपनाएंगे। ये हिंदुओं का देश है, यहाँ सनातन की सरकार बनेगी और सनातन की सरकार ही दिल्ली को चलाएगी। ये दिल्ली में योगी मॉडल की वो गूंज है जिसने दिल्ली से बरेली तक भाईजान को टेंशन में डाल दिया है। मौलाना लोग भड़के हुए हैं तो मुस्तफाबाद के अतिक्रमणकारी टेंशन में है। कोई नहीं जानता शाहीन बाग तो मुस्तफाबाद कब कहां बुलडोजर दहाड़े, क्योंकि बीजेपी के 2 विधायक इसका ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली से हमें वक्फ बोर्ड को खत्म करना है, क्योंकि वो जमीन भारतवासियों की है और सब हिंदुस्तानियों की जमीन है। और जो ये चलाने वाली मंदिर से चलाने वाली फैक्ट्री को बंद करेंगे। ये हिंदुओं का देश है, यहाँ सनातन की सरकार बनेगी और सनातन की सरकार ही दिल्ली को चलाएगी। दिल्ली के विधायकों के ये बयान मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को किसी नस्तर की तरह चुभे, या यूँ कहो कि मुस्लिम मोहल्लों में बुलडोजर के डर पर मौलाना की बेचैनी जग जाहिर हो गई है। ये जो विधायक हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, ये गुरूर घमंड में चूर हो गए हैं। एक विधायक कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, एक साहब कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों को खत्म कर दिया जाएगा। इन्हीं लोगों को समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड एक कानून के तहत है और वो कानून को खत्म करने का मतलब आप देश को तोड़ना चाहते हैं। आप देश के वफादार नहीं हैं, बल्कि देश के गद्दार की तरह काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मौलाना बुलडोजर के डर में ये बयान दे रहे हैं या फिर बीजेपी को धमकी, क्योंकि यूपी में तो बुलडोजर रुक नहीं पाए। अब दिल्ली की बारी आई तो बयान पर वीर की तरह घमंडिया ज्ञान दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। अब इस नारे को विपक्षी नेता भी दोहरा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव के बाद विपक्ष अब दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कुछ नेताओं को योगी के फॉर्मूले में इंडिया गठबंधन का भविष्य नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी खुद योगी के नारे के सहारे हैं। अब विपक्ष को एकजुट होने की वो नसीहत दे रहे हैं। जाति के नाम पर मत बंटिए, क्योंकि चुनाव में विपक्ष जब जब बटा है तब करारी हार का सामना करना पड़ा है। चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, यूपी हो या दिल्ली, बीजेपी से मिली करारी हार के बाद इन्हें योगी आदित्यनाथ के कटु सत्य वचन की याद आने लगी। बीजेपी के कट्टर विरोधी योगी का नारा दोहराकर विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं। जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था। लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे। अफजाल अंसारी न सिर्फ अखिलेश यादव को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह दिल्ली में कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस की वजह से चुनाव हार गए, उस पर भी तंज कस रहे हैं। अफजाल के मुताबिक दिल्ली में गठबंधन होता तो तस्वीर अलग होती। 12 सीटें इंडिया गठबंधन और जीत सकती थी। गठबंधन होने से कांग्रेस को भी फायदा संभव था और मिल्कीपुर से कांग्रेस की दूरी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। संभावनाओं के इस दौर में हवाला लोकसभा चुनाव का भी दिया जा रहा है, जिसमें तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़े और यूपी में बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई। यानी योगी के नारे को अब अलग थलग पड़े विपक्ष को एकजुट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली फतेह के बाद नरेंद्र मोदी का अब अगला टारगेट बिहार होगा और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ अभी से प्लान तैयार करने में जुट गई है। बिहार की 243 सीटों में से एनडीए ने 225 सीटों का टारगेट रखा है, जो अभी तक का सबसे बड़ा नंबर माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू की इस रणनीति पर तेजस्वी यादव की भी पैनी नजर है, क्योंकि जो नीतीश कुमार पहले इंडिया गठबंधन के साथ सत्ता में थे, अब वो बीजेपी के साथ लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं और अब 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए वो बीजेपी के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में विपक्ष में फूट के बाद टारगेट बढ़ा दिया गया है। बिहार में 243 में से 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। सहयोगी के साथ चुनाव पर अभी मंथन शुरू हो चुका है। बिहार में भले ही चेहरा नीतीश कुमार हो, लेकिन डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व यहाँ भी नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसका संदेश उन्होंने दिल्ली फतह के बाद ही दे दिया और कांग्रेस आरजेडी में जाति के नाम पर वोट बैंक की लड़ाई पर निशाना साधा। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपने सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। और मोदी के बयान का असर ये हुआ कि आरजेडी अभी से अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तेजस्वी यादव ने चुनाव घोषणा में मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए हर महीने 2500 और रोजगार जैसे वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होना बिल्कुल तय है। लोकसभा चुनाव के नतीजे, जहां 30 सीटें हम लोगों ने जीती हैं। दिल्ली के बाद निश्चित रूप से बिहार में भी एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। यानी ये तो तय है कि बिहार में आरजेडी ही मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। लेकिन सवाल है, क्या एनडीए के मिशन को बिहार में फेल करने के लिए कांग्रेस जोर लगा पाएगी या तस्वीर दिल्ली की तरह होगी? प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में धर्म संसद ने राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें मनुस्मृति पर राहुल गांधी के कथित विवादित टिप्पणी को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। ये प्रस्ताव महाकुंभ के सेक्टर 12 स्थित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में चल रही परम धर्म संसद में पारित किया गया। दरअसल राहुल गांधी ने हाथरस गैंगरेप की घटना का लोकसभा में जिक्र किया था और मनुस्मृति पर टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो भी शेयर किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा।
धर्म संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वायरल हो रहे इस वीडियो का संज्ञान लिया और धर्म संसद में राहुल गांधी को अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। परम धर्म संसद का आरोप है कि मनुस्मृति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच सियासी हलचल अब शुरू हो गई है। सभी अभी से ही अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की मुलाकात को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के घर पहुंचे, जहां राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया। लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे और ऐसी खबरें आने लगी कि शायद बीजेपी और मनसे बीएमसी का चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के 27 नगर पालिकाओं में चुनाव कराया जाना है, जिसमें बीएमसी भी शामिल है। इसके अलावा हाल में बनाए गए 2 नए नगर पालिका में भी पहला चुनाव होना है। स्थानीय निकाय चुनाव न कराए जाने के कारण सभी नगर पालिका में प्रशासन का काम सरकार के नियुक्त प्रशासन करते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था। विधानसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ा था, लेकिन पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। लेकिन इस मुलाकात को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में समर्थन को लेकर दोनों के बीच बात हुई है। प्रदेश के अलीगढ़ की जामा मस्जिद इस समय सुर्खियों में है और इस मस्जिद को किसने बनाया, किसकी जमीन पर बनाया गया, इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कोर्ट में केस भी अब दायर हो गया है और अदालत में चल रहे विवाद के बीच अब तीसरा पक्ष भी सामने आ गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज ने इस मस्जिद पर अपने परिवार के मालिकाना हक होने का दावा किया। कुछ दिन पहले पंडित केशव देव ने कोर्ट में याचिका दी थी और मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य होने का दावा किया था। साथ ही इसे हिंदू तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की थी। फिलहाल इस मामले में अब 15 फरवरी को सुनवाई होगी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। मस्जिद भारत की वो मस्जिद है जिसमें 73 शहीदों की कब्रें मौजूद हैं। देशभक्ति की मिसाल ऐसी और कहीं नहीं मिल सकती जो इस मस्जिद में है। तो पूरे भारत को इस पर फख्र है, इस मस्जिद पर, और ऐसी मस्जिद को एक निशाना बनाना और विवाद वहां खड़ा करना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। 15 फरवरी की सुनवाई में ही मुगल परिवार के आखिरी वंशज इस मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए अपना दावा कोर्ट में पेश करेंगे। सहारनपुर में भी एक मस्जिद को लेकर ऐसा ही विवाद खड़ा हो गया है। ये मस्जिद जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में बनी है, जिसे हिंदू संगठन अवैध कह रहा है। और बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय संयोजक ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की थी। साथ ही इस मस्जिद को लेकर जांच की मांग उठाई थी, जिसके बाद अब जिला अधिकारी ने तहसीलदार को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आरोपों के मुताबिक इस मस्जिद को पिछले कुछ वर्षों में ही बनाया गया है, जिसमें एक पोस्ट ऑफिस और 3-4 कमरे भी हैं, जिसमें लोग किराए पर रहते हैं, जिससे डीएम कार्यालय की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है और इसके प्राचीन होने का दावा कर रहा है। और इस मस्जिद का सबसे बड़ा मामला ये है कि इस मस्जिद के अंदर जो कमरे हैं, बने हुए कमरे हैं, उनमें इलीगल रूप से बाहरी लोग रहते हैं। मस्जिद तो अवैध नहीं है, ये वक्फ में भी दर्ज है और इसमें जो है लगभग 70 साल से तो हम भी सुनते आ रहे मस्जिद तामीर है यहाँ। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर ये मस्जिद सालों से मौजूद है और इसमें किराए पर पोस्ट ऑफिस और कुछ कमरे भी दिए गए हैं, जिससे मस्जिद का खर्च चलता है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आगाज हो चुका है। इस एरो शो में पराक्रमी भारतीय वायुसेना की वो तस्वीरें मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करेंगे और वायुसेना के इस पराक्रम चीन और पाकिस्तान जो है थर्रा उठेंगे। आसमान में ये भारत की शौर्य वाली उड़ान है। दुनिया ने आज दमदार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिक्चर देखी। आसमान में नए हिंदुस्तान की ताकत से दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ,
एरो इंडिया 2025 में सबसे पहले Su-30 MKI लड़ाकू विमान ने आसमान की ओर उड़ान भरी और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीले आकाश का सीना चीरते हुए अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। सुखोई 30 MKI के बाद इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A ने जब आसमान में करतब दिखाया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। महाकुंभ में उमड़े आस्था के सैलाब ने प्रयागराज ही नहीं आसपास के शहरों, सड़कों और तो और हाईवे को भी जाम कर दिया है। हालत यह है कि कई जगहों पर सैकड़ों किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जबकि प्रयागराज शहर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ मेले तक जाने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों से कुल 7 रूट आकर मिलते हैं, यानी 7 रास्ते मिलते हैं। फाफामऊ रूट, इस पर भी भीषण जाम लगा हुआ है। बमरौली एयरपोर्ट से सुलेम सराय होते हुए जो रास्ता जाता है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक नजर आ रहा है। जबकि झूसी के रास्ते शहर में दाखिल होने वालों का भी भारी जाम जो है झेलना पड़ रहा है। और इसी तरह नैनी रूट भी पूरी तरह ब्लॉक नजर आ रहा है। जबकि आलम यह है कि शहर को जोड़ने वाली सड़कें गाड़ियों से खचाखच भरी हैं। जरा लखनऊ के रास्ते प्रयागराज आने वाले रास्ते का हाल देखिए। मुख्य शहर से 30 किलोमीटर पहले ही लंबा और भीषण जाम नजर आ रहा है। दावा है कि ये जाम महाकुंभ जाने वाले जनसैलाब का है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जहां तक और जिधर तक भी नजर जाएगी बस गाड़ियों के काफिले और आस्था का जनसैलाब नजर आएगा। ऐसा जनसैलाब जिसने महाकुंभ के रास्ते को ही फ्रीज कर दिया। महाकुंभ तक आने वाले दूसरे रास्तों का हाल भी इतना ही बुरा है। जरा ये तस्वीर देखिए। कार में बैठे शख्स ने जब महाकुंभ में एंट्री के रूट को दूसरी तरफ से कवर किया तो हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। कई किलोमीटर तक एंट्री रूट पर पूरी तरह जाम नजर आया, जबकि शहर से बाहर जाने वाली सड़क खाली थी। हालांकि अब उसके भी जाम होने की खबरें हैं। अब जरा शहर के अंदर का नजारा देखिए। यहाँ गाड़ियाँ छोड़िए पैदल चल पाना भी दूभर हो चुका है। आलम यह है कि पांव रखने तक की जगह नहीं नजर आ रही। बस इंसानी शोर और बेतहाशा भीड़ के अलावा कुछ भी नजर आना मुश्किल है। शहर में रहने वाले शख्स ने जब महाकुंभ की इस भीड़ को कैमरे पर कैद किया तो दुनिया ये नजारा देखकर दंग रह गई। जरा सोचिए, इतनी भीड़ है कि हर इंतजाम धरा का धरा रह गया। इस भीड़ ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की मुसीबतें बढ़ा रखी है बल्कि प्रयागराज के लोकल लोग भी खूब परेशान हैं। आलम यह है कि शहर की लोकल सड़कें तक ठप हैं। वहीं दूसरी तरफ भारी भीड़ के चलते प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मॉनिटरिंग करनी पड़ गई। महाकुंभ को आने की ऐसी बेताबी सदियों बाद देखने को मिल रही है और ऐसा जनसैलाब कि कई दूसरे राज्यों तक जाम जो है वो गाड़ियों के रूप में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। खासकर मध्य प्रदेश के कई जिलों में कई 100 किलोमीटर लंबा जाम लगने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जो मध्य प्रदेश के कटनी में NH7 की बताई जा रही है। शाम ढलने के बाद भी जाम का आलम यह है कि जहां तक नजर जाए बस गाड़ियों का काफिला नजर आएगा। वीडियो बना रहा शख्स जाम के आलम को बयां कर बता रहा है कि महाकुंभ के रास्ते पर कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। ये देखो पूरा बहुत लंबा जाम पड़ा हुआ है। कैलवारा तक गया हुआ है। ये पूरा लंबा बहुत लंबा जाम है। कटनी से प्रयागराज के बीच करीब 300 किलोमीटर की दूरी है और दावा है कि पूरे रूट पर यानी 300 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। इस बात की वीडियो भी गवाही दे रही है। जाम के आलम को देखते हुए पुलिस बैरिकेडिंग कर गाड़ियों को रोक रही है। लोगों से घर लौट जाने की अपील कर रही है। जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस रास्ते में फंसे यात्रियों के लिए पानी, बिस्किट और खाने का इंतजाम भी कर रही है क्योंकि कई लोग कई दिनों से रास्ते में फंसे हैं। अभी तक जो जाम की तस्वीरें आपने देखी वो प्रयागराज और कटनी यानी सिर्फ 2 जिलों का नजारा हमने आपको दिखाया, जबकि सच तो यह है कि प्रयागराज के रूट पर पड़ने वाले लगभग सभी हाईवे इन गाड़ियों से खचाखच भरे हुए हैं। जरा मध्य प्रदेश के ही मैहर जिले का हाल देखिए। यहाँ बेतहाशा जाम में फंसे लोग घंटों में चंद किलोमीटर का सफर पूरा कर पा रहे हैं। आलम यह है कि कई किलोमीटर लंबे जाम में लोग फंसे तो दिनों दिन तक फंसे ही रह गए। पीछे दिखा दूं आपको इतनी लंबी कतार जो लगी हुई है। तकरीबन 7,000 से ज्यादा वाहन है जो यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं।
यूपी के दूसरे हिस्सों से प्रयागराज तक जाने वाला रूट भी पूरी तरह जाम है। ये तस्वीर वाराणसी प्रयागराज के बीच NH-19 की है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार बता रही है कि आस्था का सैलाब किस रफ्तार में महाकुंभ की ओर बढ़ रहा है। तभी भीड़ इतनी बढ़ी कि कुछ वक्त के लिए टोल फ्री करना पड़ा। बावजूद इसके सड़क पर गाड़ियों की कतार कम नहीं पड़ी। यानी महाकुंभ में चतुर्भुज जाम का आलम है। बेहतर यही होगा कि अगर आप अपने वाहन से महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल कुछ दिन के लिए ये प्लान टाल दीजिए, नहीं तो भीषण जाम का सामना करना पड़ सकता है। महाकुंभ से लौट रहा आस्था का सैलाब अब आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहा है। अयोध्या में राम मंदिर हो या फिर काशी में बाबा विश्वनाथ धाम, प्रयागराज के चारों तरफ जितने भी धार्मिक शहर हैं, सब श्रद्धा के सैलाब से सराबोर नजर आ रहे हैं। क्योंकि संगम में डुबकी लगाकर लौट रहे श्रद्धालु अब आस्था के दूसरे पथ खोज रहे हैं। यही वजह है कि चारों तरफ धार्मिक नगरियों में जन सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में प्रभु राम के धाम का नजारा ऐसा है कि सड़क पर पांव रखने की जगह नहीं। महाकुंभ से लौटे लोग प्रभु राम के दर्शन के लिए तो पहुंचे, लेकिन अयोध्या इस जैन सैलाब से जाम हो गई। ठीक इसी तरह काशी का नजारा है। यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में किस तरह भीड़ उमड़ी है आप खुद तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। महादेव के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें, तो वाराणसी शहर भी पूरी तरह से जाम है। जबकि मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर कोई बेताब है पुण्य के पथ पर लौटते वक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन हो जाए। नतीजा पूरा शहर जाम की चपेट में है। संगम से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है और 100 किलोमीटर के लाइन आप गाड़ियों के द्वारा देख सकते हैं ऐसे सीधे लगे हुए हैं और ये गाड़ियों का फ्लो कंटिन्यू ऐसे ही बना हुआ है। मिर्जापुर में आलम यह है कि ट्रैफिक मैनेज करने के लिए जिले के डीएम को खुद डंडा लेकर सड़क पर उतरना पड़ा, लेकिन एमपी के रास्ते पर पड़ने वाला ये धाम श्रद्धालुओं की भीड़ से लगातार भरता ही जा रहा है। इसी तरह वाराणसी में भी जाम से बुरा हाल है। हाईवे पर लंबी लंबी कतार और लगातार बढ़ते ट्रैफिक लोड ने ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आस्था के सैलाब में सड़क नदियों की तरह जाम से भर गई। ममता कुलकर्णी तो आपको याद ही होंगी, महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी, जिनके चक्कर में अब किन्नर अखाड़े में मार मच गई है। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला हुआ है और हमले का आरोप लगा है अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर पर। महाकुंभ में ग्लैमर का तड़का और बॉलीवुड के अखाड़ों में लेटरल एंट्री पर मचा बवाल अब मारपीट तक पहुंच गया है। किन्नर अखाड़े में हुई मारपीट और जानलेवा हमले के पीछे की वजह बनी ममता कुलकर्णी। मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, ममता को यही महामंडलेश्वर पद दिए जाने पर बवाल मचा है। रविवार की रात को प्रयागराज के महाकुंभ नगर क्षेत्र में किन्नर अखाड़े की प्रमुख जगत गुरु हिमांगी सखी के कैंप पर दर्जनों युवकों ने हमला कर दिया। ये सभी फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सेक्टर 8 स्थित कैंप में 50 से 60 लोग पहुंचे थे। कैंप को घेर लिया। हिमांगी सखी का आरोप है कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल किए थे। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी जैसे ही बवाल हुआ ममता कुलकर्णी ने भी महामंडलेश्वर पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये कि ममता कुलकर्णी के अखाड़े में एंट्री पर सवाल करना क्या इतना बड़ा गुनाह हुआ कि संत का चोला ओढ़े लोग मारकाट पर उतर आए? क्योंकि हमले की रात का एक सीसीटीवी भी सामने आया जो उस रात की घटना की गवाही दे रहा है। महाकुंभ में इस वक्त भी कई करोड़ लोगों के होने का दावा है, यानी इतनी भीड़ कि अगर आप खो गए तो अपनों को ढूंढ पाना भी बेहद मुश्किल होगा। लिहाजा लोग अपने बच्चों को वापस पाने के लिए उनके सिर पर अपने फोन नंबर लिख रहे हैं। इस भीड़ को देखिए जो महाकुंभ में जनसैलाब की तस्दीक कर रही है, और दूसरी तरफ अपनों से बिछड़ने का डर देखिए खो जाने के डर से लोग क्या क्या नहीं करते हैं। महाकुंभ में बिछड़ने का डर ऐसा कि परिवार ने लाडले के सर पर नंबर लिख दिया ताकि बिछड़े तो भी परिवार का पता चल सके, ताकि महाकुंभ में उनका लाडला बिछड़ न जाए। जरा इसे पढ़िए, ये नोटिस बोर्ड नहीं बल्कि बच्चे का सिर है जिस पर लिखा है खो जाने पर संपर्क करें, और आगे परिवार का फोन नंबर लिखा है क्योंकि महाकुंभ में खो गए तो कब कौन कैसे मिले पता नहीं, लिहाजा ये रास्ता परिवार ने निकाला।
दरअसल महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए लोग या तो ग्रुप में खुद को रस्सियों से बांधकर चल रहे हैं या तो इस तरह अपने फोन नंबर लिख रहे हैं। हालांकि जिस वायरल तस्वीर को आप देख रहे हैं, जी न्यूज इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। महाकुंभ प्रयागराज में एक तरफ जहां तमाम तरह के साधु संत और बाबा छाए हुए हैं, तो अब इस आस्था के कुंभ में साउथ के एक्टर पुष्पा की एंट्री भी हो चुकी है। कुंभ में पहुंचे पुष्पा राज के गेटअप में एक फैन ने डायलॉग्स भी सुनाए। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का जादू एक फैन पर ऐसा चला कि वो खुद ही पुष्पा राज बनकर महाकुंभ पहुंच गया। महाकुंभ मेले में ये शख्स बिल्कुल अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 वाले गेटअप में नजर आया। उसने गले में सोने की चेन, हाथों में अंगूठियां, बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखों पर चश्मा लगा रखा था, जिससे ये बिल्कुल अल्लू अर्जुन की तरह दिख रहा था। इस दौरान उसने फिल्म का मशहूर डायलॉग भी बोला। दोनों हाथ से। पुष्पा भाऊ को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है, झुकेगा नहीं साला। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं। बूम। अल्लू अर्जुन के डुप्लीकेट ने जब पुलिस के सामने झुकेगा नहीं साला डायलॉग बोला, इसको सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए और हंसने लगे। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं। बूम। चलो बढ़िया। दरअसल ये प्रशंसक महाराष्ट्र से है और वो पवित्र स्नान करने के लिए महाकुंभ में गया था। इस दौरान उसके पुष्पा वाले गेटअप का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। अल्लू अर्जुन के इस फैन ने डायलॉग के साथ साथ पुष्पा की एक्टिंग भी की। इस दौरान आसपास में मौजूद पुलिसकर्मियों ने पुष्पा की एक्टिंग का जमकर मजा लिया। अल्लू अर्जुन की फिल्में और उनके डायलॉग का जादू हर उम्र के लोगों पर छाया हुआ है। इस तरह के फैन मोमेंट्स इस बात का सबूत हैं कि उनका क्रेज अभी चरम पर है। अगली खबर का रुख करेंगे। मुस्लिम शादियों में झूमने वालों के लिए अब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान से शादियों का रंग जरूर फीका पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में अब मुस्लिम समाज की शादियों में ना तो डीजे बजेगा और ना ही शाही बारात निकलेगी। इसके लिए मुरैना के सबलगढ़ में तकिया वाली मस्जिद बेनीपुरा में मुरैना की 5 तहसीलों के प्रमुख ने मीटिंग ली और बैठक में बैंड बाजा डीजे के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें शादी विवाह में बैंड बाजे और डीजे बजवाए जाने पर रोक लगाए जाने का फैसला लिया गया। समाज में जो डीजे बैंड बाजा बजाया जा रहा है, जिसमें तमाम फिजूल खर्ची होती है, जिसमें गरीब तबके पर लोड पड़ता है, उसको किस तरह से समाज में बंद किया जाए जिससे कि उनका फालतू का जो खर्चा हो रहा है उससे बचाया जा सके। इतना ही नहीं, शादी में बैंड बाजा और डीजे बुलाने पर भारी जुर्माने और सामाजिक बहिष्कार की शर्त रखी गई है। जो भी कोई निकाह इस तरह से पढ़ाएगा उस पर हम अपने हिसाब से समाज के लोग बैठ के कार्रवाई करेंगे, जिससे समाज में जो कुरीतियां हैं वो दूर हो। यानी अब लड़का पक्ष बैंड बाजा या डीजे के साथ बारात निकालता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, डीजे बजा तो काजी निकाह नहीं पढ़ेंगे और उस निकाह जलसे में कोई खाना नहीं खाएगा। हालांकि इस मीटिंग में दहेज की कुप्रथा का ना कोई जिक्र हुआ, ना ही कोई प्रस्ताव पास हुआ। फिजूल खर्ची की वजह से गरीब बेटियां बैठी हैं बेचारी, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये काम किया है और सबकी सलाह से सातों बिरादर सब मुसलमानों की राय से इसको बंद करने का निर्णय लिया। मुस्लिम समाज की ढेर सारी लड़कियों की सिर्फ इसलिए शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके माता पिता के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज इस पर चर्चा करने के बजाय ढोल डीजे में ही उलझा रहता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में योगी सरकार का बुलडोजर चला। ये बुलडोजर इस बार अवैध कब्जे पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के नाले पर चला। तो देखिए कैसे भ्रष्टाचार के नाले पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। चुन चुन कर नाले निर्माण में लगे घटिया सामान को निकालकर फेंक रहा है। और इस बार ये बुलडोजर चलवाया है बीजेपी विधायक विवेक कुमार वर्मा ने। दरअसल पीलीभीत के हेमपुर गांव में नाले का निर्माण किया जा रहा था और बीजेपी विधायक इसका निरीक्षण करने पहुंच गए। बीजेपी विधायक ने नाले के निर्माण में घटिया सामान देखा तो उनका पारा हाई हो गया, जिसके बाद उन्होंने कई जिम्मेदार अधिकारियों को तलब कर दिया। अधिकारियों के सामने जब बीजेपी विधायक ने ईंट को तोड़कर देखा तो ईंट के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे बीजेपी विधायक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने मौके पर बुलडोजर बुलाकर भ्रष्टाचार के नाले को अधिकारियों के सामने उखाड़ फेंका। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे और जो ठेकेदार है उसे ब्लैक लिस्टेड कराने का काम करेंगे। यूं तो यूपी में बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माण ढहाने में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन अब यह बुलडोजर अवैध निर्माण पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के निर्माण पर भी चलने लगा है। वैलेंटाइन वीक में प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए प्रेमी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अहमदाबाद से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक शख्स गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए बाघ से पंगा ले बैठा।
और बिना देर के युवक टाइगर के पिंजरे में घुसने लगा और फोन पर प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात करने लगा। तभी जब बाघ की नजर पेड़ पर चढ़े युवक पर पड़ी तो वो दहाड़ मारने लगा, जिसके बाद शख्स की हालत खराब होने लगी और नीचे उतरने की जगह वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। बताया गया कि युवक अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात कह रहा था और भरोसा दिलाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर पेड़ के सहारे पिंजरे में घुसने लगा। तभी वहां मौजूद भीड़ ने उसे बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद युवक वापस पिंजरे से बाहर निकला। पुलिस के मुताबिक लड़के का नाम अरुण है, जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो प्रेमिका को इम्प्रेस करना चाहता था, जिसके लिए उसने टैटू भी बनवाए हैं। अरुण उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अहमदाबाद में नौकरी करता है। फिलहाल उसकी इस हरकत के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक टाइगर और इंसान में जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है। टाइगर जंगल का वो बाहुबली जिसकी एक झलक भी मिल जाए तो सालों तक आंखों में कैद रहती है। जंगल में टाइगर का रसूख ऐसा होता है कि अगर वो दहाड़ दे तो जंगल का चप्पा चप्पा कांप जाता है। ऐसा ही एक टाइगर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना तक अलर्ट का सबब बन गया, क्योंकि जंगल का बाहुबली आबादी वाले इलाके में दस्तक देते ही सीधे एक वन कर्मी पर हमला बोल दिया और अपने जबड़े में दबोच लिया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बाघ के जबड़े से बचाने की कैसे जद्दोजहद चल रही है। एक तरफ जहां बाघ वन कर्मी अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अन्य वन कर्मी बाघ के चंगुल से उस शख्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाघ को घेर कर वन कर्मी उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं, लेकिन बाघ अपने शिकार को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हालांकि काफी कोशिश के बाद उस शख्स को मौत के मुंह से लोगों ने निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बाघ के हमले की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।